अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज इमरान खान साहब ने एक बड़ी इम्पोर्टेंट स्पीच जो है वो अपने अखबारात में पढ़ ली होगी या कल आपने सुन ली होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसमें उन्होंने जो लोग उनके बारे में कह रहे थे जी कि आप कुछ थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग होना चाहिए आपको, वो चीज़ें जो है वो हमारी उनको आज हमने फ़ील की है कि उन्होंने ये देखा है कि नहीं, अब मुल्क को आगे बढ़ना है, पिछली जो चीज़ें उनको भुला देनी चाहिए। और उसका उन्होंने बाकायदा तौर पर यह भी कहा है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार हैं और मैं बाकी सब कुछ भूलने के लिए भी तैयार हूँ। साथ साथ अब एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि क्या इलेक्शंस होंगे, और अगर होंगे तो कब होंगे, क्योंकि अभी तक लैतोलाल की जो सिचुएशन है वो नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो सिचुएशन हुई वो आपके सामने है, क्या वहाँ पे मामलात चल रहे हैं और किस तरीके से अब जो केपीके के जो गवर्नर हैं वो माशाल्लाह उसमें से काफ़ी डिली डैलिंग कर रहे हैं। और फिर कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो सुओ मोटो नोटिस था क्या वो भी लेना भी चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था। और फिर मरीम साहबा को हम देख रहे हैं कि वो आजकल ट्रक उनको बड़ा पसंद आया हुआ है, वो ट्रक को पकड़ के उसके ऊपर काफ़ी सवारी कर रही हैं। और इमरान खान के ऊपर भी उनके हमले जो हैं वो जारी हैं, वो ज़मान पार्क की बजाय वो ज़मानत पार्क कह रही हैं कि जी वो वहाँ पे छुपा हुआ है। फिर इसहाक डार साहब का जो सिलसिला चल रहा है, वो ये सारी जो मईशत के हवाले से भी चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। और इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हमारे बड़े भाई जनाब शोएब मरगूब साहब। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सो भाई, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं 1 मिनट के लिए ज़रा मैं अपने जो हमारा जो यूट्यूब फैमिली है मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ। और वो ये है कि देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्त है हमारे पाकिस्तान के लिए। मुझे एक दफ़ा अमेरिका में ना एक बंदे ने जो पाकिस्तानी नहीं था, उसने कहा था कि आपकी जो कम्युनिटी है ना उसमें 3 अल्फ़ाबेट्स की बड़ी कमी है। मैंने कहा जी वो कौन से? कहता है ACT, एक्ट। तो उसने मुझे कहा कि आप लोग एक्ट नहीं करते हैं, आप लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन एक्ट का जब वक्त आता है तो वहाँ पे आप इधर उधर हो जाते हैं। मैंने क्या वो कैसे? कहता है ये आपकी देख लें, आप जो अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी है ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगी, बड़े बड़े फंक्शन करेगी, सब कुछ करेगी, तस्वीरें खिंचवाएगी, लेकिन मामला जब एक्शन की तरफ आएंगे तो उस वक्त पीछे उड़ जाएंगे। इसीलिए मैं अपनी जो फैमिली है, हमारी यूट्यूब फैमिली, आप मेरे जो बहन भाई सारे हमें देखते हैं रोज़ाना, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पे है पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान, वो कहते हैं ना पाकिस्तान कॉलिंग, पाकिस्तान हमें ललकार के, हमें पुकार पुकार के बुला रहा है कि भाई मेरी हेल्प करें। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मैंने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि हमारी वीडियो सिर्फ देखें या किसी और की ना देखें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इन जो इबलाग का काम है उसमें हमारी मदद करें। हम अपना काम कर रहे हैं, जिस तरह शोएब भाई जैसे जो लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना एक रोल प्ले करें। ये जो रोल प्लेइंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कौम के लिए, और इसी से उस कौम का जो एक इम्प्रेशन जो है वो बनता है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी जब आप प्रोग्राम देखते हैं, और ज़ाहिर है कि आपका मेरा कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर, तो फिर ही आप देखते हैं ना। उसके बाद फिर आपका जो फ़र्ज़ है वो ये है कि आप उसको इब्लाग करें, आप लोगों तक पहुँचाएँ, कम से कम लाइक करें, कमेंट करें। जो लोग कमेंट लिख सकते हैं वो कमेंट ज़रूर किया करें। मैं आपको पर्सनली मैं आपको बताऊं, मेरा टाइम बहुत सारा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ने पे, मैं उनको लाइक भी करता हूं और उनके ऊपर कोई अगर ज़रूरत हो तो मैं कमेंट भी कर देता हूं। तो इसलिए आप कमेंट करें, शेयर करें। हर आदमी के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हर आदमी के कुछ रिश्तेदार दोस्त वगैरह 5-6 हर एक के साथ साथ होते हैं, उनके साथ शेयर करें। बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको एजुकेट करें कि पाकिस्तान इस वक्त किन हालात में से गुजर रहा है, क्योंकि बच्चों ने जब बड़ा होना है तो इनके हाथ में हमारा मुस्तकबिल है। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ इसको फैलाएं। मैं अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। मेरी तमाम बहनें, ख़ास तौर पर मैं बहनों से भी कहूँगा, उनके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो देखती हैं, और मैं उनको तो सलाम इसलिए पेश करता हूँ कि वो तो उनके ऊपर तो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, इसके बावजूद वो देख के कमेंट्स भी करती हैं और लाइक भी करती हैं। तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि इस काम को आगे बढ़ाएँ, और जो हम कर रहे हैं काम अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाजमन आगे भी करें, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई, सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा वेट करवाया, लेकिन मैं चाहूँगा इस पर आप भी कमेंट थोड़ा सा करें, क्योंकि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि लोगों तक बात को पहुँचाना। जो वो देखें ना, ये हमारा दीनी फरीज़ा भी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब खुतबा हज्जतुल विदा है उसमें आपने फरमाया कि जिन्होंने मुझसे सुना वो अब आगे पहुँचाएँ, क्योंकि अब नबियों ने तो नहीं आना, नबी तो ख़त्म हो गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन है, उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। अब वो जो बल्लिग़ अन्नी जो वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो हमने अदा करना है और उसको आगे लेके बढ़ना है। और शहादत हक़ का जो कॉन्सेप्ट है कि हक़ के उसकी गवाही देना
कि आपने अगर कोई चीज़ देखी है, हक़ के ऊपर है, तो उसकी गवाही दें, उसका साथ दें, यही शहादत हक़ भी है। जी सोहेब भाई, आपके कमेंट प्लीज़ इस पे। जी बहुत शुक्रिया आपका। और मैं थोड़ा-सा ये आपको बता दूँ कि कौम जो है, नस्ल जो है, वो बिल्कुल आगे फॉरवर्ड भी कर रही है। आप देखिए कि जिस वक़्त कोई 2-3 महीना पहले शायद 69,000 आपके सब्सक्राइबर थे, अब उसमें कोई 15-20-25 हज़ार का इज़ाफ़ा हो चुका है। बेशक बेशक। तो ये बड़ा पॉज़िटिव पहलू है। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो मैंने आज आपको एक आप ही का क्लिप व्हाट्सएप किया है, जो टिकटॉक पे चल रहा था। तो ऐसे मैं पहले भी करता रहा हूँ, कुछ और बल्कि एक और बड़े चैनल ने जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हुआ करते थे, उसने भी आपका पूरा का पूरा एक इंटरव्यू हारून रशीद साहब का अपने पेज पे शेयर किया अपने लाइफ के साथ। तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, वही बात वही है कि हमें इस वक्त इन चीज़ों से बाला होके जो असल काम है कि मैसेज को पहुंचाना आगे, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, जो मामला चल रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात का पहुंचाना कि ये कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी जो है वो उसका शुरू हो सिलसिला, और मामला जो है वो आगे बढ़ें, पाकिस्तान इस दलदल में से निकले बाहर। ख्याल अंगेजी करते हैं जैसे लोग करते हैं कि जी कल ये हो जाएगा, परसों हुकूमत खत्म हो जाएगी, कल सनसनीखेज़ी तो हमारे अंदर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है वो। हम तो बिल्कुल ना करें, कर रहे हैं ना करेंगे इंशाल्लाह। बात करते हैं और आपने और लोगों ने भी देखा होगा, इसलिए वो फॉलो भी करते हैं, बाद में भी सब्सक्राइब भी करते हैं। और हमारी उम्मीद भी है, दुआ भी है, अल्लाह ताला। नहीं, मेरा हैट्स ऑफ है जी, मेरा हैट्स ऑफ टू एवरी वन ऑफ माय यूट्यूब फैमिली, ख़वातीन हज़रात जितने भी हैं, मैं आपका दिल से यकीन करें कि शुक्रिया अदा करता हूँ। और सोहेब भाई तो मेरे उस्ताद भी हैं, सोहेब भाई का तो उस्तादों जैसा ताल्लुक़ है मेरे साथ। 1-2 लाइनें भी अगर कोई निकाल लेता है, वक्त निकाल लेता है लाइनें लिखने के लिए, तो वाकई बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया जी सोहेब भाई। आप ज़रा आ जाते हैं ज़रा इमरान खान साहब की, जो आज सबसे पहले जो उन्होंने कहा, ये आपको कोई पॉलिसी चेंज नज़र आ रही है, जो उन्होंने ये कहा है कि जी मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ और तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ? जी बिल्कुल। असल में इमरान खान के बारे में ये परसेप्शन चल रहा था कि जब तक आप थोड़ी सी लचक पैदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको रास्ते नहीं मिलेंगे, और ये जो एक बेलचक एटीट्यूड था, उससे रास्ते बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो अब उन्होंने एक बड़ा रास्ता खोला, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये पहले बड़े लीडर ने किसी माफ़ी का ऐलान किया है। इससे पहले दीनी जो जमातें जैसे दावत इस्लामी थी, उसने जो कातलाना हमला हुआ था उनके हेड पर, उन्होंने माफ़ी का ऐलान किया था उसी बात। बाकी किसी ने, मैंने नहीं सुना कि जी उसने माफ़ी का ऐलान किया। इवन शेरपाव के कत्ल के बाद भुट्टो ने वली खान पर ट्रिब्यूनल बना दिया था, केस बना दिया था गद्दारी का, जिसके लिए एक जज के सरवाई में ट्रिब्यूनल बन गया था, जो बाद में मार्शल लॉ ने तोड़ा था। तो ये फर्स्ट टाइम है जिसमें इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कैंपेन का ऐलान करने से पहले माफ़ी का ऐलान किया, और ये पूरे मुल्क में अलग से भी दिखाया गया। एक तरफ तो ज़ाहिर है यूट्यूब चैनल चल रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने अपने भी इंतज़ामात किए कि पब्लिक को दिखाए जाएँ, ताकि इसका वसी पैमाने पर प्रचार हो कि हम माफ़ी के साथ, तलाफ़ी के साथ, मसालत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसलिए मुझे तो कम से कम बड़ी उम्मीद है, क्योंकि जो एक रास्ते पहले तंग हुए हुए थे, उसमें अब मुझे शायद कुछ बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है। लेकिन ये जो उन्होंने, वो जिस तरह वो कहते हैं कि ऑलिव ब्रांच ऑफ़र की है उन्होंने, तो जिनको ऑफ़र की है, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? उधर से भी कुछ इस तरह का संदेशा आएगा प्यार भरा? हो सकता है उनके नज़दीक अभी कुछ सोचने में, समझने में कुछ देर हो। जैसे बाद लोग कह रहे हैं कि जी अपना जहाँ नेशनल असेंबली के इलेक्शन का ऐलान होगा, वहाँ कुछ और लोग भी हैं जो फैसला करेंगे, मतलब अदर दैन जो भी हुक्मरान नज़र आने वाले, उनके अलावा कुछ और भी अनासिर हैं, लोग ग्रुप्स हैं जो फैसला करेंगे। तो अब उन तक मैसेज जाने में, मैसेज को समझने में ज़ाहिर है कुछ वक्त तो लगेगा। लेकिन ये भी चल रहा है कि 72 घंटे में शायद नेशनल असेंबली फारिग हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि नेशनल असेंबली 72 घंटे में फारिग हो, क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि पॉपुलैरिटी इस कदर ज़्यादा है कि इक़्तिदार में आने के बाद कुछ भी हो सकता है। एक प्रोग्राम में हारून रशीद साहब ने कहा था कि 75% सीटें जीतेंगे। मैं इससे थोड़ा सा आगे जाता हूँ कि 75% का फार्मूला जो है ना, वो बहुत पीछे रह गया। अब तो बल्कि 90-80% तो जो बात है वो चली गई है। इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, अच्छा 90% तक चली गई है? बिल्कुल जी। जो सर्वे हो रहे हैं, बल्कि पहले जो सर्वे हो रहे थे इलेक्शन से पहले, उसमें भी जो पॉपुलैरिटी थी, इवन सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो चौथे नंबर पे थी, पहले नंबर पे पीटीआई और बड़े मार्जिन के साथ थी उसमें अपना जमात इस्लामी, और मार्जिन के साथ नीचे थी एमक्यूएम। तो पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पे थी, जो पहले नंबर पे आई हुई है। अब भी इलेक्शन की अगर मज़ाहमत हो रही है, मुखालफत हो रही है, तो नून और फजल रहमान कर रहे हैं, जो केपीके और पंजाब में है। सिंध में तो हुकूमत को पता है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, जो उन्होंने बलदियाती इलेक्शन में किया, वही उनके पास बड़े रास्ते हैं, बड़े तरीके हैं इलेक्शन जीतने के। देखिए एक अरसे से वो हुक्मरान है, 72-3 से वो
बड़ी पावर में है। सारी एस्टेब्लिशमेंट की नस्लें पीपल्स पार्टी के साए तले जवान हुई हैं और उनके खून में है जो अपना पूरी एस्टेब्लिशमेंट है सिंध की। एस्टेब्लिशमेंट में सिविल ब्यूरोक्रेसी सारी उन्होंने में शामिल है। बनाई। हाँ, उनकी खून में बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के जज्बात उनके खून में उमड़ रहे हैं सैलाब की तरह। तो वो उससे हट नहीं सकते। लिहाजा हम ये अज्यूम ना करें कि वहाँ की इंतजामिया जो वो कोई भी हो, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे कुछ और हो, वो उससे नहीं हटेगी। तो नून को अपना ये अंदेशा है कि हम सारी ही सीटें लूज कर देंगे। अभी देखें इतनी पावर के साथ कोई पार्टी जो है वो अपनी ताकत के साथ अपने कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं करती, जैसे इमरान खान ने फैसले कर लिए हैं। और साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि कंप्लाइंस 100% होगी, जो हमारी टिकटों से इख्तलाफ करना चाहते हैं वो पार्टी से निकल जाए और खुद हम निकाल देंगे अगर पार्टी में रहते हुए इख्तलाफ करेगा। इसलिए जो हम आते हैं फिर शुरू की तरफ कि जो इमरान खान ने माफ़ी का या अपने एक मसालत का पैगाम दिया है, उसमें भी बहुत से इश्यूज और भी हैं। अभी तो उन्होंने जो अपने ऊपर हमले हुए थे उसको क्लियरली माफ़ी का कहा है, लेकिन जो उनका मेन इशू है यानी करप्शन और एंटी करप्शन की जो मुहिम है उनकी, करप्शन की रोकथाम, उस पर उन्होंने अभी कोई लचक नहीं दिखाई। अच्छा, ठीक है ना। अभी तक जो 16 अरब 12 अरब 18 अरब के सुन रहे हैं, रोज अकाउंट्स में आ रहे हैं। डीसी कराची के घर पे छापा पड़ा तो आपको पता है कितने पैसे निकले थे? आप तो खबरें पढ़ते आपके इल्म में होगा। 10 करोड़ डॉलर, 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपया, 500 तोले सोना। अब सर ये पैसा जो है, ये मेरा ख्याल है कि अगर कोई डीसी इतनी तेजी के साथ कमा सकता है तो कमाल ही हो गया। इसलिए मतलब बजाय इसके कि किसी ने ये बिल्कुल सही कहा है कि बजाय इसके कि पाकिस्तान के वजीर आजम कशकोल लेके मुख्तलिफ मुल्कों में फिरें, तो 15-20 डीसीओं के घर में, अफसरों के घर में छापे मार लें। तो जितना पैसा उनको बाहर से चाहिए, IMF से चाहिए, उतना पैसा इंतजामिया के घरों से निकल आएगा। तो इसलिए इलेक्शन अभी इतने परफेक्टली हम नहीं कह सकते कि होंगे अभी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो डिसीजन लिया है उसकी आप समझते हैं कोई वक़्त नहीं है, उसको उसी तरह उड़ा दिया जाएगा हवा में? वो तो नवाज शरीफ से लंदन में सवाल हुआ कि आप पर जो मुकदमे बने, अगर वो ना बनते तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान हवा में उड़ना शुरू हो जाता। तो ये उनके दिल के जज्बात थे कि उड़ना शुरू हो जाता। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जहाँ पे वो पाकिस्तान को उड़ा देते हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या मैटर करता है? देखें, मुल्क के इदारे, एक शख्स है जो ये समझ रहे हैं कि उनके पास वो ताकत है कि वो हर एक को उड़ा सकते हैं और पाकिस्तान को भी उड़ा देते हैं। आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखें। आप उन्होंने जो पॉलिसियाँ बनाई वो तो हर पॉलिसी पिट गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसले भी दिए हुए हैं, हक में फैसले भी दिए हुए हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी फैसले दिए हुए हैं कि जी आईनी कॉन्स्टिट्यूशन वॉलेशन हुई थी उनके दौर में। जो इसाक खान ने एलिगेशंस लगाए वो एंडोर्स भी गए सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, और एक केस में उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो चुका है तो हम इसको अपना असेंबलियों के टूटने को गलत करार नहीं देते। तो सर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बगावत हो गई। ये सिचुएशन एग्जैक्टली वो है जो 2018 में, ये जनवरी के तीसरे हफ्ते में इंडिया में हुई थी, जब जस्टिस लोया का मर्डर हुआ, जिसके पास अमित शाह का पर नाजायज पुलिस मुकाबला करके सोहराब को मारने का इल्जाम था। तो जस्टिस लोया ने कहा था कि मैं दबाव में आने वाला नहीं। लोया साहब मर्डर हो गए। उसके बाद जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया एक और जज जस्टिस मिश्रा को कि ये इसके अपना लोया की जगह पे इंक्वायरी करेंगे सोहराब मर्डर केस की। अब सोहराब मर्डर केस की जैसे इंक्वायरी हुई तो 4 जजों ने बगावत कर दी चीफ जस्टिस के खिलाफ। उन 4 जजों में एक जज इस वक्त राज्यसभा के मेंबर है, रंजन गोगोई साहब, जिन्होंने कश्मीर केस के समाप्त किए। एक थे अपना लोकपुर साहब जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं। अब कह रहे हैं उस वक्त अगर वो ना बगावत करते तो मोदीत्वा या हिंदुत्वा को रास्ते में आते। तो इंडिया में भी बगावत हुई और जजों को टॉपल करके एक नई जजों के अंदर इंतजामिया कायम की गई। अभी भी आप देखें कि इस वक्त भी अगर देखें तो हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया। अगर हम देखें ना 3-4-2-3 जो ये कहते फिर रहे हैं वजीर खजाना वगैरह, वजीर कानून वगैरह, तो अगर हम इनकी बात मान लें तो इनके जजों ने भी ये कहा है, इनके मीन्स जिनका फैसला ये कोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हाई कोर्ट 3 दिन के अंदर डिसीजन ले। तो 3 दिन तो कब से गुजर चुके। और दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कही, वो मेजर ये थी थोड़ा सा सिग्नल में प्रॉब्लम आ रही है। ओहो, सिग्नल में इशू आ रहा है। शोएब ज़रा प्लीज़ हमें दोबारा ज्वाइन कीजिए। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप दोबारा हमें ज्वाइन करें। हमें
कुछ प्रॉब्लम जी शोएब भाई, देखें आपका सिग्नल जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। मैं आपको रिमूव करता हूँ, फिर आप दोबारा वापस आएँ। और बेसिकली वो शोएब भाई जो हैं वो मिसाल दे रहे थे इंडिया के साथ भी हमारा जो एक सिलसिला है, हम अक्सर चीज़ें उनके साथ भी देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उनके यहाँ भी काफ़ी मसाइल हैं इस तरह के जुडिशरी में और दूसरी चीज़ों के। लेकिन बात यह है कि जो हमारा सिस्टम है उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी डिली डैलिंग जिस तरह भी हम देख रहे हैं, जो KPK के गवर्नर साहब हैं वो जिस तरह माशाल्लाह ये कह रहे थे जी कि सेक्रेटरी साहब के नाम लिखा है लेटर, तो वो जब आएंगे तो छुट्टी के बाद मंडे को वो आएंगे तो वो देखेंगे। अब ये तो हमारा हाल है कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उनके मुतालिक अगर हम इस तरह की बातें करेंगे और उनके मुतालिक हमारा ये रवैया होगा तो फिर हमारे क्या मुस्तकबिल क्या होगा। जी शोएब भाई, सॉरी, वेलकम बैक। अब आवाज ठीक है? जी अभी बेहतर है जी, प्लीज़ कंटिन्यू। अच्छा, वो आपको पता है कि सिग्नल तो फिर ऊपर नीचे होते हैं जब आदमी हाँ, सिग्नल तो आ जाते हैं फिर। तो आप समझ लीजिए कि ये कुदरती काम है, कुदरत के चलो, में वो कोई होते बात रहते नहीं, हैं। हम लगे रहेंगे, हमारी परसिस्टेंस इंशाल्लाह जारी रहेगी। ठीक। तो जी प्लीज़ गो अहेड। मैं ये बात कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इन्होंने एक ऐसी सूरत पैदा कर दी है। अब आप देखें ना कि काजी फायद ईसा अब अंदर लॉबियां बन गई हैं, जैसे ये जज ठीक है, वो ये ठीक नहीं है। और ये बड़ा एक क्रूशियल इशू है। ये कह रहे हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने रीराइट कर दिया, इन्होंने लिख दिया, इनको इख्तियार नहीं था। आप देखें कि जी यहाँ मुकदमे दर्ज हुए एक केस पर पूरे मुल्क में, उन सबको इकट्ठा कर दिया आईजी ने, जो मुख्तलिफ अदालतों में जेर समाअत थे। तो आईजी के पास क्या अथॉरिटी थी कि वो मुख्तलिफ अदालतों में जेर समाअत मुकदमात को, जो तौहीन रिसालत के भी थे और भी थे, मीडिया ग्रुप के खिलाफ भी थे, मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ थे, तो इन सबको कंबाइन किया गया। इंडिया में भी हुआ। तो सर किस कानून के तहत कंबाइन किए गए? जब एक मुकदमा जो एक दूसरे शहर की अदालत में, उसको आईजी किस तरीके से लाहौर में ला सकता है? हाई कोर्ट का तो डिसीजन ही था कि मुकदमों को कंबाइन करें। इसी तरह से जो साबिक चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बहुत से केसेस को सुप्रीम कोर्ट में मंगवा लिया जो हाई कोर्ट में जेर समाअत थे। सुप्रीम कोर्ट मींस के सुप्रीम कोर्ट, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई ऐसी छोटी मोटी कोर्ट है। आप देखें कि अमेरिका में आधी रियासतों के ने तो इलेक्शन के बारे में कुछ और रिमार्क्स दिए, आधी रियासतों के कोर्ट्स ने कुछ और रिमार्क्स दिए। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ रियासतों की अदालतें गलत है, कुछ रियासतों की अदालतें ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका अपना इलेक्शन लॉस के बारे में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अपने फैसले हैं और मुख्तलिफ जजों के अपने फैसले हैं। आप जो एबॉर्शन का रूल हुआ, वेड लॉ पे जो उन्होंने फैसला दिया, उस पर भी इवन नीचे भी जजों ने कुछ और फैसले दिए हुए, उसके अगेंस्ट भी फैसले दिए हुए, गवर्नमेंट ने रूल भी बनाए हुए हैं। लेकिन तनाज़ा मीडिया में खड़ा नहीं हो रहा। हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि तनाज़ा मीडिया में खड़ा हो जाता है और वो चीजें मीडिया में आ जाती है जो नहीं आनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट इस पर इतनी लीनियंसी शो करती है कि लगता है कि शायद वाकई कुछ गड़बड़ हो गई है। और इतनी लीनियंसी उनको कहीं भी नहीं दिखानी चाहिए। अमेरिका में हो तो लोग तो बुला ले, जज तो बुला ले लोगों को, भाई क्या कह रहे हो। तो सर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब जजों के बारे में ये आ जाए कि आप बायस्ड हो, तासुब रखते हो या कुछ भी रखते हो, या आपने पैसे ले लिए, और उसको ऐलान कौन करे? इंटीरियर मिनिस्टर। अमेरिका में अगर कोई इंटीरियर मिनिस्टर किसी जज के बारे में आके ये कह दे, कनाडा में कह दे, आप कनाडा में जरा एज्यूम कर लें कि उस इंटीरियर मिनिस्टर के साथ कौन क्या करेगी, छोड़ दें आपकी इंतजामिया क्या करेगी, जुडिशरी क्या करेगी। तो जजों को इन्होंने कोशिश की कि हम इनको साइड लाइन कर दें, इन 3-4 जजों को इतना इनके बारे में प्रोपेगेंडा कर दें, इतना प्रोपेगेंडा कर दें कि लगे कि ये कोई अपना खेल खेल रहे हैं सियासी किस्म का। तो मैं फिर कहूंगा कि जुडिशरी के पास इवन लॉ बनाने की अथॉरिटी है। ये केस लॉ क्या होता है? दुनिया ने एक केस लॉ पे किया। अब मैं आपसे जबरदस्त बात करने वाला हूं कि इवन अगर आप जाएं तो मर्डर इज अ क्राइम। ये दुनिया के जिस वक्त मर्डर को क्राइम डिक्लेयर किया तो क्राइम था ही नहीं। किसी लंदन की लॉ ने, पार्लियामेंट ने इसको क्राइम डिक्लेयर नहीं किया था जब ये कोर्ट ने कहा कि ये भाई क्राइम है। देखें, यूरोप में लोग मार रहे थे मुख्तलिफ औरतों को, ये तो जादूगर नहीं है, मुख्तलिफ वजहों से कत्ल हो रहे थे। जो कत्ल कर रहे थे उनसे वोट लेकर आके लोग पार्लियामेंट में बैठ गए। मुख्तलिफ जब पार्लियामेंट्स बनना शुरू हुई तो मर्डर को लॉ डिक्लेयर ही नहीं किया था। मुख्तलिफ अदालतें कहती रही कि भाई ये जो बंदा मार दिया है ये क्राइम है, फैसले देते रहे तो मर्डर जो है अल्टीमेटली क्राइम एस्टेब्लिश हो गया। हमारे यहाँ भी 1861 की लॉ में ऐसे बहुत से कवानीन मौजूद हैं जिन पर हमारी पार्लियामेंट ने टके की बहस नहीं की, ना सुप्रीम कोर्ट ने की, ना हाई कोर्ट ने की, एक मिनट की बहस नहीं की। 1861 का जो 61 का जो एक्ट है वो है तो एक्ट, लेकिन उस पर किसी ने बहस नहीं की। अच्छा, 3 MPO के तहत इन्होंने लोगों को अंदर दिया। ये 3 MPO क्या है? मार्शल लॉ का ऑर्डर है। अब इसी को वैलिडेशन दी आर्टिकल 274, 271, इनमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मार्शल लॉ की थी। नजरबंदी के लॉज मार्शल लॉ के हैं।
हम अगर देखें तो हम जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के गाने गा रहे हैं कि कोर्ट ने इससे एक्सेस किया, तो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चरबा है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 14 है, आप उनके चैनल पे जाके देखें, बहुत से प्रोग्राम आर्टिकल 14 पे हो रहे होते हैं। आर्टिकल 19 है, ये ह्यूमन राइट्स, गिरफ्तारियां और गिरफ्तार पुलिस एक्सेस से इंसान की बचाओ, सेडिशन लॉज जो इरेगुलर इलीगल लग रहे हैं उनसे बचाओ। तो हमें ये, हम जो कह रहे हैं, तो मैं ये जो कह रहा था कि केस लॉ ये है कि आला अदालतें मीन्स हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये लॉज बना भी सकते हैं। जब आप किसी लॉ को उड़ाते हैं, उसके कहते हैं मैं तशरीह कर रहा हूं, तो तशरीह क्या होती है? तशरीह का मतलब क्या है? मतलब तशरीह का ये तो नहीं है कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं जो पार्लियामेंट के अंदर है। अब पार्लियामेंट को हमने बना दिया मुकद्दस गाय। हम कहते हैं कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, यहाँ रोज रुकन असेंबली खड़े होकर इशारा कर रहे हो, तो कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ, कभी इस लॉ इदारे की तरफ। तो मुकद्दस गाय तो वो खुद हैं। देखें, पार्लियामेंट के अंदर जो भी बहस होती है उसको हर किस्म के कानून से इस्तिस्ना हासिल है। क्यों? देखें, कोई वहां खड़े होकर कह रहा था बिला दूध पी गया, कोई खड़े होकर कह रहा था ये जो सारा लूट के खा गए ख्वाजा हाफिज साहब जो बाद में डिफेंस मिनिस्टर बन गए। तो इनको किस चीज का इस्तिस्ना हासिल है? देखें, लॉ अगर यूनिफाइड होकर अपनी यूनिफाइडली अप्लाई होगा पूरे मुल्क पर एक तरीके से, तो फिर इसमें इस्तिस्ना के सबका खत्म हो जाना। तो क्या बाकी ममालिक की पार्लियामेंट्स में उनको, उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके बातों को इस्तिस्ना हासिल नहीं है जी? देखें, किसी मुल्क के रुकने असेंबली, आप दारुल उमरा की वैसे मैं पढ़ता रहता हूँ, अभी खास तौर पर पढ़ी जब मैंने ये इंडिया में बीबीसी का हुआ कि बीबीसी पर जब मोदी क्वेश्चन पे बैन लगा इंडिया में, तो मैंने दारुल उमरा को और उनकी डिबेट्स होती वो बहुत ज्यादा पढ़ी। जब पाकिस्तान के बारे में कोई बात होती है यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में, तो मैं बहुत पढ़ता हूँ। उनकी पार्लियामेंट में बात बड़े दलाइल के साथ और बड़े सुलझे हुए अंदाज में होती है। एक मसलन एक रुकने पार्लियामेंट जो है वो निकर पहन के आ गया यूरोपीय पार्लियामेंट में, निकर पहन के उसने कहा कि मैं आपको बहुत बुरा लग रहा हूँ। यकीनन उसको रोका भी होगा, उसने कहा भी अपनी तकरीर में कि मैं आपको बहुत बुरा लग रहा हूँ कि मैं ये बड़ी अनपार्लियामेंट्री किस्म की मैंने एक्टिविटी की है कि निकर पहन के आ गया। लेकिन आप यकीन कीजिए कि जब मुल्क में मैं देखता हूँ कि इतने लोग बगैर कपड़ों के हैं, उनको लिबास मुयसर नहीं है, तो मुझे उतनी शर्म आती है जितनी मुझे देख के आपको आनी चाहिए। उसने हुक्मरानों को कहा। अब सर ये 1.5 जुमले की वीडियो थी जो मैंने उस पर देखी, और इस 1.5 जुमले में उस आदमी ने हिला के रख दिया पूरी यूरोपीय पार्लियामेंट को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ जो बात होती है वो बड़ी सुलझी हुई होती है। जैसे उनके बहुत से लोग हैं वो बहुत ज्यादा मशहूर हैं सोशल मीडिया पे, जिनके चार जज साहबान हैं जो उनके बड़े मशहूर हैं, यूके के भी हैं, ब्रिटेन के भी हैं, जिनके फैसले बड़े इंसानी होते हैं। कि एक बच्चा आया कि जी उसने कोई चीज थेफ्ट की हुई थी, तो उसने कहा कि मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे, तो मतलब जज ने उसको पैसे दिलवाए, खुद भी दिए और उसको माफ भी किया। उसको मतलब ये है कि ये इस तरह की मिसालें वहां पे मिलती। हाँ, लॉ के अंदर ह्यूमैनिटी है। लॉ जो है वो मेरे लिए बना है, मैं तो लॉ के लिए नहीं बना कि मुझे उसमें फिट करके पीस के रख दो। तो पाकिस्तान में लॉ को समझा जाता है कि उसके अंदर बंदे को फिट करना है, चाहे उसके अंदर उससे जूस निकल जाए तो फिर जो अभी आप जो बात कर रहे हैं, इसके बाद क्या हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इलेक्शंस के बारे में, आपको इलेक्शंस एज सच उसके मुताबिक होते हुए नजर नहीं आ रहे? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, गवर्नर केपीके को आगे किया इन्होंने। गवर्नर केपीके समधी हैं मौलाना फजल रहमान साहब के, जो ओपनली कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अच्छा, गवर्नर टॉन्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट को। देखें, इंस्टीट्यूशंस की जब हुक्मरानों की सतह पे खत्म होना शुरू होगी ना, एक अथॉरिटी, एक उनकी जो इज्जत है, अब गवर्नर हिफ्ज़ मरातिब जो होता है, हिफ्ज़ मरातिब जिस तरह आप मर्तबे का ख्याल रखते हैं आप, अब गवर्नर का रोल नहीं है कि वो ये तकरीरें करें कि मैं तो उनसे टाइम लेना चाह रहा था, उन्होंने टाइम दिया नहीं। प्रेसिडेंट को तो पता है कि वो टाइम देने ही नहीं चाह रहे। टाइम देने से मतलब कि उन्होंने तो इलेक्शन की डेट अनाउंस ही नहीं करनी। अनाउंस करनी होती है, अब देखें ना, जैसे 2 दिन पूरा केपी के छुट्टी पर आए, वो कह रहे हैं जी मुझे तो खत नहीं मिला, खत सेक्रेटरी के नाम आया, सेक्रेटरी छुट्टी पर है, वो देखेगा, मुझे भेजेगा, फलां करेगा। तो अब ये गवर्नर की, प्रेसिडेंट की या चीफ मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की जितनी भी डाक होती है वो एड्रेस टू होती है सेक्रेटरी को, या उसके जो भी एक सिस्टम बनाता है ना, उसको डायरेक्टली जो एड्रेस करना है वो तौहीन समझा जाता है कि मैं या आप अगर फर्ज करें गवर्नमेंट ऑफिशियल है, हम एड्रेस कर दे डायरेक्टली सीजे को या डायरेक्टली पीएम को, तो इंसल्ट समझा जाएगा। वो उसके मार्क करके लेटर भेजता है पीएस को ही, एड्रेस उसको होता है, भेजता पीएस को कि भाई कॉपी टू पीएस टू प्रेसिडेंट। तो इसी तरीके से चल रही होती है। अब वो टॉन्ट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट को ये पता था कि अगर मैंने इनके साथ मीटिंग कर ली तो ये 2 दिन तो आने में लगा देंगे, क्योंकि उनको फ्लू हुआ है। एक बात कर रहा हूँ ना, छुट्टी पे स्टाफ है, तैयारा नहीं मिलेगा, हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा। तो जब तक आएंगे तो डेट तो अपना यकूम अप्रैल वैसे ही आ चुकी होगी, अप्रैल 2 वाली। इसलिए उन्होंने अनाउंस कर दिया ताकि उन पे प्रेशर पड़ जाए कि भाई अब आप भी अनाउंस करो।
तो लेकिन फिर वो तो फिर पंजाब का जो अनाउंसमेंट आ गई भी है अप्रैल 30 की, फिर उसकी क्या वैलिडिटी रह जाएगी? अब देखें, इन्होंने बड़ी तेजी के साथ ये अनाउंस कर दिया कि मरदमशुमारी होगी। कल मेरे घर भी एक साहब आए। अब हम्म। मरदमशुमारी की आप एक मिसमैनेजमेंट देखें कि उन्होंने मुझसे आके पूछा आपका नाम क्या है। हम्म। मैंने कहा जी ये है। उन्होंने कहा मोबाइल नंबर दें। मैंने कहा ये है। उन्होंने कहा अब मैं एक हफ्ते बाद आऊंगा। चलो, वो अच्छा, क्यों? मैं बड़ा हैरान रहा। मैंने कहा भाई जब तू आया हुआ है तो कर ले, एक हफ्ते बाद मैं नहीं हाँ। होऊंगा। कहते कोई नहीं, जो भी होगा कर लेंगे। तो वाह। ये है हमारी मर्दमशुमारी जिसमें हम वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं। यानी अगर फर्ज कर लें, घराने यहाँ पे 6 7 8 करोड़ घराना है, एक बात कह रहा हूँ, हाँ। क्योंकि हम हाँ। समझ रहे हैं कि फैमिली जो है वो 5 या 6 की है। अगर हम 6 की फैमिली भी समझ लें तो 23 करोड़ को 6 पे कर लें, 24 करोड़ लगा लें, हाँ। तब भी मतलब 4 5 करोड़ घरों में जब इतने लोग जाएंगे दो दो दफा, तो एक्सपेंडिचर तो डबल डबल हो जाएंगे। हाँ। आप उनको रिड्यूस करते, वो जो लेके गया वो लेके मर्दमशुमारी कंप्लीट कर लेता। और जो ये कैसे डिजिटल है, जिसपे बंदा डिजिटल पे भी जा रहा है, जो खत्म हो चुकी है, हम्म। और पर्सनली भी आ रहा है, इन पर्सन भी मतलब वो कर रहा है। इसलिए इन्होंने ये कहना है कि मर्दमशुमारी हो रही है, जिसमें हम्म। आर्मी भी बिजी है, जिसमें हमारे इदारे भी बिजी हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हुआ हुआ है। अभी जैसे आप मिस्टर लॉ के पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट्स, वो हाँ। कहते फिर रहे हैं कि 2 दफा पहले भी इलेक्शन पोस्टपोन हुए, और हाँ। अब भी हाँ। मतलब सिचुएशन सैलाब की हाँ। भी है, लॉ एंड ऑर्डर की भी है। और यही बात वो जो रात को, आधी रात को अपना फैसलाबाद से जो एमएनए आधी रात को चले गए थे, तंजीम साजी आप पे। जानते ही हैं, तंजीम साजी के लिए, वो हम्म। कहते फिर हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन होने चाहिए। हाँ। और मरियम साहिबा ने स्टेटमेंट दी है कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। तो इसका मतलब ये है कि 9 साल जनरल जिया ने जो एहतसाब किया वो बिल्कुल करेक्ट था। हाँ। जनरल जिया का एहतसाब दुरुस्त था, उनका क्योंकि भी जब यही नारा था जमहूरियत, ना, उनका भी यही नारा था। जब जमहूरी दौर में ये कह रहे हैं कि पहले एहतसाब, तो फिर ठीक है, हम्म। फिर माशाल्लाह का एहतसाब भी ठीक था, उसको भी एक्सेप्ट कर लो हाँ। कि हाँ। इलेक्शन का 9 साल मुलतवी हुए। लेकिन ये वो मरियम मरियम जो है, ये ट्रक लेके आजकल फिर रही हैं। क्या बनेगा उस ट्रक का भी और उनकी पूरी कैंपेन का? उनको मैं देख रहा हूँ कि जो उनके हॉल के अंदर जलसे हो रहे हैं, उसमें 50 या 60 लोग खड़े हुए नारे लगा रहे होते हैं। तो ये तो हालत हो गई है इनकी। ये हालत नहीं है, इनकी हालत इससे भी खराब है सर। वो अच्छा। तो जब कैमरा यूं करके दिखाता है ना, तो लगता है हम्म। बेशुमार जुलूस है। या तो ये हाँ। दिखाया ना ऊपर से, जैसे ड्रोन के कैमरे करके दिखाते हैं हाँ। ये हाँ। कि हाँ। पीटीआई के जुलूस इतना था, इतना नहीं था, उससे दिखाया। या जैसे ये मैपिंग से दिखाते हैं कि जी पीटीआई के जुलूस में इतना, सैटेलाइट ने बताया कि इतना मोबाइल वहां पे इस एरिया में ऑन था, इतना हाँ। लाख, इतना मिलियन, इतना हाँ। मोबाइल ऑन था। ये हम्म। बताएं कि कितना मोबाइल इनके जलसे में ऑन था, जिसको आसानी के साथ ट्रेस भी किया जा सकता है कि कितना लोग थे। तो इनकी खाली कुर्सियां देखें, बेशुमार वीडियोस चल रही हैं जिसमें मरियम साहिबा खिताब करें कि ये जो लाखों का मजमा है, और मजमे के पीछे 40 कुर्सियों पे लोग नहीं बैठे होते, मतलब ऐसे ही चल फिर रहे होते हैं। हाँ। तो और लोग कह रहे होते हैं कि हम तो टिकट पे, बिरयानी पे और फलानी चीजों पे आए हैं। लेकिन बहरहाल तरक्की कर लेकिन गए लेकिन पहले। सुहेब भाई, जो जो सिचुएशन देखे ना, एक तरफ आपकी असेसमेंट है कि इलेक्शंस नहीं करने देंगे ये, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने टिकट्स देने शुरू कर दिए हुए हैं। तो ये दोनों ऑपोजिट्स हैं। तो ये कैसे मैच कैसे करेंगे? एक तरफ इमरान खान जो है वो तैयारी कर रहे हैं कैंपेन की, और दूसरी तरफ ये इल्तवा की शक्लें हम देख रहे हैं। अच्छा, दबे दबे लफ्जों में तो ये भी कह रहे हैं, जैसे हम्म। तंजीम साज जो थे हम्म। फैसलाबाद हाँ। वाले, हम्म। रात को 12 बजे 1 बजे जो तंजीम साजी के लिए गए खातून के हाँ। घर, हम्म। तो उन्होंने भी ये कहा है कि आधे पंजाब में तो मरियम नवाज ने कर ली हुई है तंजीम साजी, मतलब वाह। उन्होंने जल्दी से खिताब कर लिया है। ठीक। तो बात यह है कि ये एक तरफ ये अपने नारे तो लगा रहे हैं कि हम बड़े तैयार हैं इलेक्शन के लिए, और जैसे ही हम इलेक्शन परफेक्टली हों, अनाउंस होंगे, अभी तो सदर ने किया ना, सदर को तो ये हाँ। मान ही नहीं रहे, जिसको गवर्नर केपी की आंखें दिखा रहे हैं। तो वो मतलब उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया ना। आप किसी के बारे में लूज टॉक करते हैं, इट मीन्स कि उसकी अथॉरिटी को आपने चैलेंज कर आपने दिया, चैलेंज उसके कर दिया। मनसब को हाँ। आपने चैलेंज कर दिया। तो ये चैलेंज जो ये ज्यादा देर तक चलेगी नहीं। अभी इस वक्त भी अगर कोई सुप्रीम कोर्ट अपने आप को ताकतवर दिखाती, तो वो बुला लेती लॉ हाँ। मिनिस्टर को कि ये आपकी मैथमेटिक्स कौन सी आपने। है। हाँ। और मैं अगर चीफ जस्टिस होता, फिर मैं कहूँगा होता क्यों। होता क्यों? हाँ। तो हाँ, तो फिर मैं इनको कहता लॉ मिनिस्टर को कि भाई आप पहले तीसरी क्लास में जाके दाखिला ले लें कि 2 और 2 4, और फिर 2 मिला दें तो कितने हो जाते हैं। उनको तो हाँ। अभी ये भी नहीं पता कि 2 और 2 कितने होते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि इनको लॉ स्कूल में दाखिल करा देना चाहिए। मैं कहता हूँ इनको स्कूल में दाखिल करा देना चाहिए कि प्राइमरी ठीक में। है, गवर्नमेंट में करा दें, वहां भी चल जाएंगे, क्योंकि इनकी एजुकेशन का जो कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं रियाजी पे। हाँ। और दूसरी चीज ये है कि अगर लॉ की इंटरप्रिटेशन उस आदमी ने करनी है जिसको
कैलकुलेशनों का ही नहीं पता, जिसको यही नहीं पता कि बेंच अपने फैसले की पहली 6 लाइनों में क्या लिख रहा है, तो फिर अजीब ही बात हो गई है। फिर अजीब तो बात। मतलब अच्छा, अब आगे जिसमें दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक तो इस तरफ कन्फ्यूजन है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो इकोनॉमी है वो टेल स्पिन पे है, उसको पकड़ने वाला या संभालने वाला कोई बंदा ही नहीं है। इसाक डार साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जो ये कहेगा कि डिफ़ॉल्ट हो गया है या हो रहा है वो मुल्क दुश्मन है। ख्वाजा आसिफ साहब तो कह चुके हैं, डिक्लेयर कर चुके हैं कि डिफ़ॉल्ट कर चुका हुआ है। तो ये अब इकोनॉमी जो है वो किस तरफ जा रही है, क्या बनेगा क्या जी पाकिस्तान का? देखिए, कल दालों की प्राइस में 15 से कोई तकरीबन 56% तक इजाफा हुआ। एवरेज जो कंज्यूमर प्राइस था जिस पे मैं और आप हिट होते हैं वो 41% प्लस था। ये गवर्नमेंट ने माना, तो ये हुकूमत ने माना कि वीकेंड पे जो प्राइस फ्लक्चुएशन था वो 40% इंक्रीज का था। डॉलर की प्राइस में 15-16 रुपए का रेज आया अनऑफिशियल मार्केट में। हाँ। अब आप देखें कि 300 पे डॉलर अल्टीमेटली, जब तक आपका ये प्रोग्राम नशर होगा, क्योंकि डॉलर गिर रहा है। इसाक डार साहब के बारे में मैंने शायद पहले प्रोग्राम में भी ये बात की थी या दूसरे में, कि ये अपने आप को अरस्तू समझते हैं और वर्ल्ड बैंक को भी कहते थे कि तुम क्या हो। वर्ल्ड बैंक का इनके साथ एक पर्सनालिटी क्लैश भी है। ये समझते हैं कि मैं फुल एक जबरदस्त किस्म का फाइनेंस अथॉरिटी हूँ मैं। हाँ, मेरे सामने सब, जिसको कहते हैं ना हेच है। तो ये अपने आप को ऐसा अरस्तू समझते हैं। तो इन्होंने जो पॉलिसियां बनाई, अथॉरिटेटिव पॉलिसियां, मैं फिर कहूंगा देखें, जब जो पॉलिसियां ये बना रहे हैं वो कहाँ डिस्कस हो रही हैं। जजों को तो कहते हैं फुल कोड बनाओ। 170 अरब रुपए के जो टैक्स लगा रहे हैं वो तो कोई आधी असेंबली में नहीं थी। जिसके साथ ये मीटिंग करके चेयरमैन नैब लगा रहे हैं वो जाली किस्म के जो फैसलाबाद के हैं, राजा रियाज साहब। तो बहरहाल इनका जो महंगाई का है वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। अभी ये फिर दौरे करते फिर हैं। चाइना अगर इनकी मदद को ना आए, जिसने $2 अरब दिया गुज़श्ता चंद हफ्तों के अंदर अगर चाइना का पैसा निकल जाए ये मुल्क। और आप देखें ना, फाइनेंस मिनिस्टर की आप शक्ल देखें, उनकी आंखों से इतने आंसू नजर आ रहे थे जितने आंसू मेरी आंखों से अभी महंगाई पे नजर नहीं आ रहे। आएंगे, अभी तो मुंह धो के बैठा हुआ हूँ, लेकिन जो महंगाई से नजर आते हैं आंसू लोगों की आंखों में बेशुमार चल भी रहे हैं ग्रुपों में लोगों का रोना धोना। और ईद पर आप देखेंगे, जब ईद पर बच्चे पैसे मांगते हैं ना, कपड़े मांगते हैं, तो बेतहाशा लोग खुदकुशियां करते हैं। मैं तो हर ईद पर देखता हूँ 2-4 घरानों में खुदकुशियां लाजमी होती हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारी हुकूमतें बेहिसी के साथ चलती रहती हैं। तो अभी भी आप देखेंगे कि जी इस ईद पर अल्लाह ना करे, लेकिन ये इन पे खबरदार रहना चाहिए कि जो कहते हैं कि हमने 5 अरब रुपए का पैकेज दे दिया, 6 अरब रुपए का रमजान पैकेज दे दिया। भाई जी, जो 1 किलो आटा खरीद रहा है आपने उससे तो वो सकत ही छीन ली कि 10 किलो का ताला खरीदे। आप पाव के आटे के चॉपर बना दें। इनको चाहिए कि हाई कोर्ट में रिट करें कि भाई शॉपरों की जरूरत है हमें, तो आप शॉपर को थोड़ी अरसे के लिए महंगाई से निपटने के लिए आप इसकी परमिशन कर रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है शॉपर पे, प्लास्टिक पे। तो वो परमिशन लेके किलो के आधे किलो के अगर ये आटे के शॉप थैले नहीं देंगे, शॉपर नहीं देंगे, तो ये नहीं देंगे। हाँ, ये कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि इनका ये इशू ही नहीं है सुहेब भाई। मैं बल्कि आपकी बात से क्यों लेते हुए मैं गुजारिश करूंगा अपनी तमाम जो मुखय्यर हजरात हैं कि कम से कम वो लोग जो हैं वो ईद के दिनों में इस चीज़ के ऊपर आएँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने इसकी तरफ पॉइंट आउट किया है, वो लोग आएँ ताकि लोगों को कम से कम ईद के दिनों में जो है वो इस तरह की परेशानी जो है वो खुदा ना खास्ता ये खुदकुशियों वाली सिचुएशन जो है वो अवॉइड की जा सके। अच्छा, इस्लाम का जी प्लीज़ गो अहेड। इस्लाम का तस्वुर ये है कि ईद है क्या। ईद असल में तो देखें, और फितराना क्या है। फितराना ईद के जो जुड़ा हुआ बड़ा लाजमी है कि आपने पहले देना है। बिल्कुल। फितरा करना का कॉन्सेप्ट ये है कि जिन घरों में ईद मनाने के पहले, लेकिन अब महंगाई इस कदर हो चुकी हुई है कि इस कदर महंगाई हो चुकी है कि अगर हम फितराना का भी किसी को दे भी देंगे ना, तो शायद उसका कुछ भी ना बने। अब दालें, चीनी, आटा, देगा ना, जो चीजें घर में खाने की हैं वो इस कदर महंगी हो गई हैं कि लोग कपड़े तो कुजा अपनी भूख मिटाने को तरस रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल आपने सही लोगों से अपील की। मैं भी दरबंदाना दरखास्त करता हूँ कि जहां वो अपने लिए कुछ कह रहे हैं, वो उसमें से लाजमी तौर पर थोड़ा सा निकाल के और करेंगे इंशाल्लाह। मैं बल्कि कोशिश करूंगा कि अलखिदमत वाले लोग जो हैं उनके साथ भी और अखुवत के लोगों के साथ भी रिक्वेस्ट करके
उनके साथ एक शायद प्रोग्राम भी करना पड़ जाए तो वो कर लेंगे, और उनको कहेंगे कि भैया आप आपने इस किया मामले भी में। था शायद मशकूर साहब के साथ। जी, मैंने शकूर साहब के साथ किया था आपने अल पूछा खिदमत था। का, वो तुर्की के हवाले से, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमें हमारा खुद अपना तुर्की बन रहा है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि ये सिचुएशन अगर इस तरह की डेवलप होती है तो बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। और ज़ाहिर है कि जो आप अभी आज मैं वो सुन रहा था कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो ख़ते गुर्बत के नीचे जा सकते हैं, तो ये तो बड़ी भयानक सूरत हाल बन सकती है। अच्छा, आप ज़रा नहीं, थोड़ा एक सा आखिर करोड़ में। से ज्यादा जी। जी। 60 लाख तो एक सेक्टर में अनएम्प्लॉयड हो गया इस अरसे में। 1 करोड़ से कहीं ज्यादा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, अब ज़रा मुझे थोड़ा सा आखिर में ये बताएं कि ये जो अभी आपने इशारतन बात भी की चेयरमैन नैब की, ये जो नए चेयरमैन लगे हैं जनरल नज़ीर साहब, ये किस कैपेसिटी में लगे हैं? बल्कि 1-2 दिन पहले ही अभी एक और जनरल साहब जो हैं उनको एम्बेसडर लगाया गया है, अभी वो मेरे ख्याल 2-2.5 महीने पहले रिटायर हुए हैं, और मेजर जनरल साहब हैं उनको यूक्रेन में एम्बेसडर भेज दिया गया है। ये क्या वजह है कि ये जनरल्स जो हैं उनका ज़्यादा तजुर्बा है जी इसमें एहतसाब के हवाले से? देखिए, पहले तो ये था कि 3 लोग जो है ना वो मिनिमम जो है ना डिसाइड करेंगे, हम्म, खास तौर पर लीडर ऑफ द ओपोजिशन, वजीर आजम और काबीना। जी। 3 इदारे जो हैं वो किसी भी चीज़ की अप्रूवल देंगे। काबीना का तो हमने सुना ही नहीं कि कौन सा एजेंडा काबीना में पेश होता है, कौन सा एजेंडा पेश नहीं हाँ। होता। काबीना का एजेंडा हमने गुज़श्ता 8-9 महीनों में नहीं सुना कि एक गुड गवर्नेंस वाले पीएम ने कोई एजेंडा डिक्लेयर किया हो। कब इनका नाम कैबिनेट में डिस्कस हुआ, कब अप्रूवल हुई, ये किसी के सामने नहीं है। इनके प्रोस एंड कॉन्स नहीं, पे वो एक दिन डिस्कशन एक होगी दिन कहाँ। पहले एक दिन पहले आर्मी चीफ साहब मिल के आए थे ना, तो वो एजेंडा में तो आ गया अच्छा, होगा ना। नहीं नहीं, कैबिनेट की बात हो रही है। नहीं नहीं, मैं कैबिनेट वो को, कैबिनेट हाँ कैबिनेट को कौन पूछता है जी? हाँ, वही ना, तो मतलब इलीगल हो गया ना कि फैसले हाँ। काबीना के होते हैं जो इम्प्लीमेंट होने चाहिए ये वाले, क्योंकि इसमें कैबिनेट का भी नाम है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये अच्छा, बहुत बड़ी अब ये है पोस्ट ना, है। हाँ, अच्छा अब ये है कि लीडर ऑफ द ओपोजिशन को कब खत लिखा, क्या मशवरा हम्म, किया उनसे, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, कौम को भी नहीं पता। तो 1 हफ्ता 10 दिन पहले जो चेयरमैन नैब रिजाइन कर रहे हैं, वो ये कह के कर रहे हैं कि हम पर ये प्रेशर था हम्म, कि बकरी बन के काम करो। मतलब जो हम हम्म, कह रहे हैं, एक कनाल हाँ, वाले को पकड़ लो, अरबों रुपए वाले को छोड़ दो। इशारा आप हम्म, समझ भी गए, उन्होंने हाँ, आफ्ताब सुल्तान साहब ने बड़ी महारत के साथ किस जानिब किया। हम्म, ब्यूरोक्रेसी ज़ाहिर है होती तो होशियार है, वो लफ्ज़ों हाँ, को बोलना और तोलना जानती है। तो इनका तजर्बा देखें, जितने भी इदारे इस तरह के आए, जर्नैल हों कोई भी हों, रिकवरियां कुछ नहीं कर सके। आप देखें 379 थे मेगा स्कैंडल्स नैब के, हम सुनते रहे कि जी नैब ने हाँ, मेगा स्कैंडल्स बनाए, 379 केसेस थे मेगा स्कैंडल्स में, टके का उसमें रिकवरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। गिरफ्तारियों जो है ना, गिलास तोड़ा 12 ने। हम्म, तो ये वाली सिचुएशन होगी। अव्वल तो ये इसलिए लीगल है कि हमें ये नहीं पता कि क्या बातचीत हुई है लीडर ऑफ द ओपोजिशन से। दूसरा, मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट बता दूं, जो इस बारे में अहम तकरीरों के बारे में इंडिया में डिसीजन आया। अगरचे इफ्तिखार चोई साहब ये कह गए थे कि पाकिस्तान के लॉ में इंडिया के रेफरेंसेस ना दिए जाएं, लेकिन हमें ये कहना पड़ेगा कि इंडिया के रेफरेंसेस इसलिए रेलिवेंट हैं कि हमारे पास 1861 का एक्ट वही है, हमारे पास हमारा सेम है। कॉन्स्टिट्यूशन उन्हीं के मुताबिक एंग्लो सेक्शन लॉ सारा वही हम्म, चल रहा है, हम्म, कमोबेश वही है। इसलिए इंडिया के रेफरेंसेस बड़े वैलिड हैं। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 दिन पहले एक फैसला दिया है कि पार्लियामेंट में बहुत से लोग चोर हैं, हम्म, इंडियन पार्लियामेंट में बहुत से लोग क्रिमिनल्स हैं। इससे पहले उन्होंने फैसला दिया कि तमाम पार्टियां, बिलखुसूस रूलिंग पार्टी, अपने ऊपर केसेस को नेट पर ऑनलाइन करे, नेट पर अपलोड करे कि किस किस पे कौन सा केस है। वो लोगों ने कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्टेम्प्ट लिया। अब 3 रोज पहले उसने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि इलेक्शन को की मॉनिटरिंग करता है, मेन आदमी है जो इलेक्शन को जायज या नाजायज बना सकता है, तो उन्होंने इनकी अपॉइंटमेंट बड़ी जेन्युइन जायज होनी चाहिए। अब उसमें क्या हुआ, उसमें उसने कहा कि लीडर ऑफ द ओपोजिशन से मशवरा करेगा प्राइम मिनिस्टर, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मशवरा करेगा। यानी उसने 3 रुकनी बेंच बना 3 रुकनी कमेटी बना दी, जिसमें चीफ जस्टिस शामिल है, सुप्रीम कोर्ट के जो जिनके नॉमिनी भी हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अपना उसमें शामिल हैं प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के, मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर दबाव डाल के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से कोई बात मनवा लेता है, जैसे ख्वाजा रियाज साहब है हमारे पास, रियाज महमूद साहब, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो हैं, होंगे जिनको नहीं दबाव में डाला जा सकता। तो ये इसका अनाउंसमेंट फिर बाद में सदर करेगा। हमारे यहाँ भी कमोबेश ये सिचुएशन होना चाहिए थी। इस पर बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ कि उन्होंने लॉ बना दिया, जिस पर उसने कहा कि ये बबल कब कब फट चुका है। जस्टिस अपना के थे, अपना ये जो भी नाम भूल रहा हूँ, एक सेकंड अभी भूल जाऊँ। तो उन्होंने ये
अपना डिसीजन दिया कि बबल ब्लास्ट हो चुका, जो ये कहता था कि सुप्रीम कोर्ट लॉ नहीं बना सकती। एक्चुअली लॉ ही बनता है जब कोई भी फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं होता, हुकूमत कोर्ट उसको उड़ाती है या उसको सस्टेन करती है। हमें भी ये चीज़ सोच लेना चाहिए कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी बुनियादी कोर्ट है, एक बुनियादी मीन्स बड़ी कोर्ट है, जिसकी बुनियाद में इंसाफ करना शामिल है। और उसने कहा कि हमें ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन की बुनियाद में नाइंसाफ़ी हो सकती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर गलत लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। उसके अपॉइंटमेंट का केस भी उन्होंने माँगा हुआ है, जो इस वक़्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो उसने कहा है कि हाँ, जी जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन दे सकती है। ये बबल फट चुका कि सुप्रीम कोर्ट लॉ नहीं बना सकती। केस लॉ की बेस पे लॉस बनते हैं। बन सकते तो हैं, ठीक। बिल्कुल हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जायज़ है, इलेक्शन की डेट भी जायज़ है, इलेक्शन होने भी चाहिए, क्योंकि वोटर भी दस्तक दे रहा है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर। लेकिन होंगे नहीं, लेकिन होंगे नहीं, और अभी नज़र नहीं आ रहे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सोहेब भाई, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और इन द मीन टाइम कि जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उससे तो मुझे लगता है कि कोई शायद हमें खुशखबरी भी मिल जाए। आपका तज्ज़िया, मेरी दुआ है कि आपका तज्ज़िया गलत हो जाए, लेकिन ये है कि फिर भी देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।